डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था कि आवेश क्या होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। तो धनावेश में क्या होता है? उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित किया जाता है। और ऋणावेश क्या होता है? किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब दोनों को हम समझा दे रहे हैं कि ऋणावेश किस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है और धनावेश किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। देखिए, धनावेश की परिभाषा यहाँ लिख दी गई है कि धनावेश क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था कि धनावेश किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी किस प्रकार प्रदर्शित करता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि सामान्य अवस्था, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था का मतलब होता है उदासीन अवस्था। उदासीन अवस्था का मतलब ये होता है कि उस पर समान रूप से धन और समान रूप से ऋण दोनों उपस्थित होंगे। जैसे ये वस्तु हो गई एक, इस वस्तु पर अगर 3 प्लस है, 3 ही क्या होगा? माइनस। ये सामान्य अवस्था हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए यहाँ से, कमी मतलब एक कम कर दीजिए। जब कम कर देंगे तो इसको देखिए कैंसिल कर दीजिए ऐसे, ये समझाने के लिए है। तो क्या बचा? प्लस बचा। इसका मतलब ये जो है धनावेश हो गया। क्या हो गया? धनावेश हो गया। और ऋणावेश में क्या होता है? किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ सामान्य अवस्था है। सामान्य अवस्था का मतलब हमने बताया उदासीन अवस्था, उसमें समान रूप से प्लस होगा, समान रूप से माइनस होगा। तब अधिकता को कैसे प्रदर्शित करेगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कैसे प्रदर्शित होगा, ये देखिए। सामान्य अवस्था का मतलब क्या होता है? समान रूप से प्लस और समान रूप से माइनस। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, अधिकता मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और लेके आइए, अधिकता हो गया इलेक्ट्रॉन का। इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? माइनस बचा। इसका मतलब वस्तु क्या है? ऋणावेशित है। इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि वस्तु धनावेशित कैसे होता है, ऋणावेशित कैसे होता है। ये समझाने का मेथड था। अब इसके बाद आगे देखिए, अब देखिए आवेशों का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण ये कैसे होता है। तो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण को समझने के लिए आपको दो शब्द आएगा, सजातीय और विजातीय। सजातीय आवेश का मतलब होता है समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, आवेशों का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। हमने क्या बताया? हमने आपको बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब क्या बताए? समान प्रकृति के आवेश। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति का मतलब क्या होता है? अगर किसी वस्तु पर धनावेश है और इस पर भी धनावेश है तो ये एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और सजातीय ये हो गया। और प्रतिकर्षण क्या होता है? आकर्षण क्या होता है? विजातीय आवेश का मतलब क्या होता है? विपरीत प्रकृति के आवेश।
विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं? अगर इस वस्तु पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस प्रकार आवेशों का आकर्षण प्रतिकर्षण आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए आवेशों के मूलभूत गुण। अगली हेडिंग आप नोट करिएगा, आवेशों के मूलभूत गुण। आवेशों के मूलभूत गुण क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। आवेशों के मूलभूत गुण कितने कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों को नोट करिएगा। सबसे पहले है आवेशों की योज्यता। दूसरा क्या है? आवेश संरक्षण। और तीसरा क्या है? आवेशों का क्वांटमीकरण। तो आवेशों की योज्यता क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक समझिए और जो पॉइंट बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा। आवेशों की योज्यता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। आवेश द्रव्यमान की भांति कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये नोट करिएगा, हेडिंग है आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता हमने क्या बताया कि आवेश द्रव्यमान की भांति कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे बीजगणितीय योग क्या होता है और बीजगणितीय योग कैसे किया जाता है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है जो आवेश दिया गया हो उसके पॉजिटिव और निगेटिव। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? प्लस के साथ और माइनस, प्लस और माइनस का प्रयोग करते हुए जो योग किया जाता है उसे कहते हैं बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग के बारे में बताने के पश्चात अब आपको हम एक जो है प्रश्न देंगे। उस प्रश्न के हिसाब से आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा बीजगणितीय योग से किस प्रकार आवेशों की योज्यता को प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। किसी निकाय में -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम आवेश हैं। निकाय में कुल आवेश
ज्ञात करो। अब किसी निकाय में -2 माइक्रोकूलाम प्लस 2 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम आवेश हैं। अब उस निकाय में कुल आवेश आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे वी नो दैट आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? लिखेंगे -2 माइक्रोकूलाम प्लस 2 माइक्रोकूलाम प्लस 4 माइक्रोकूलाम। देखिए इसके चिन्ह को लिया गया माइनस, इसके चिन्ह को पॉजिटिव लिया गया है, इसको चिन्ह को भी पॉजिटिव लिया गया है। फिर क्या करेंगे हम लोग? प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस कर लेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोकूलाम और माइनस कितना? 2 माइक्रोकूलाम, तो कितना जाएगा? 4 माइक्रोकूलाम। तो यह आंसर आ गया कि उस निकाय में कितना आवेश है? 4 माइक्रोकूलाम आवेश है। इस तरीके से आवेशों की योग्यता को बताया गया। अब हम बताने जा रहे हैं आवेश संरक्षण का नियम। देखिए आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये सब नियम आप सबसे पहले आप ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ चुके होंगे कक्षा 9 में। अब बताने जा रहे हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये आवेश का जो है संरक्षण का नियम हो गया। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश को न ही हम क्या कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आपका हो गया आवेश संरक्षण का नियम। अब आपको हम लिखकर इसको परिभाषा को बता रहे हैं। तो आवेश संरक्षण क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अभी हमने आपको बताया था, इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा। आवेश संरक्षण ये दूसरा है। आवेशों के मूलभूत गुण में दूसरा गुण है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E का पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात इसे जो है अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E का पूर्ण गुणक ही हो सकता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E का पूर्ण गुणक ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात
आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसको समझिए आप, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E का पूर्ण गुणक होता है, आवेश को विभाजित नहीं कर सकता। अगर कह दें कि प्रकृति में पाया जाने वाला कोई आवेश 1/2E होगा तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, पूर्ण गुणक के रूप में होता है। मतलब एक सूत्र लिख लीजिएगा, किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N इक्वल टू क्या होगा? 0, 1, 2 ये नंबर होगा, होल नंबर, और इक्वल टू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर E लिखा गया है ऐसे, E के आगे लगा दे इसे माइनस, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19। अगर E पर प्लस लगा देते हो जाएगा प्रोटॉन का 1.6। तो ये भी आप जानिएगा कि ये जो है E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसके बाद अब आपको बता दें तो हम क्वेश्चन समझा दें। तो क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है? प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है? ये विकल्प दे दिया गया, 3/8E, 4E, 7/8E, 3/4E। क्या बता सकते हैं प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा आवेश संभव है? हाँ, ये होगा 4E, क्योंकि न्यूनतम आवेश E का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं है, ये पूर्ण गुणक के रूप में है, तो देंगे आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 4E। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन हम और बताना चाहते हैं आपको। क्वेश्चन ये है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा? ये क्वेश्चन आपका है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। तो आप देखिए, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है? NE। कितना मतलब क्या निकालना है? N निकालना है। N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। N इक्वल टू Q का मतलब कितना है? कितना कूलम आवेश है? 1। E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन 1.6। अब इसको दो भागों में कर लेते हैं, 10 × 10 पावर कितना? 18/1.6। जब हम 10 में 1.6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लीजिएगा, आएगा 6.25। 10 में 1.6 डिवाइड करेंगे 1 इतना है, 10 पावर कितना हो जाएगा? 18। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने बता दिया, आवेशों के मूलभूत को समझा दिया। अब इसके अगले टॉपिक पर हम चर्चा कल करेंगे। आप डेली जो है वीडियो देखते रहिए, जिससे आपका नॉलेज जो है इम्प्रूव होता रहे और आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप जो है अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनका भी अधिक फायदा हो।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।